इस व्यक्ति का नाम मनोज साने है और इसकी उम्र 56 साल है। ये व्यक्ति मुंबई के मीरा रोड 2 BHK फ्लैट रूम नंबर 704 में रहता था, एक लेडी के साथ जिसका नाम था सरस्वती वैद्य। मनोज और सरस्वती जब कभी भी बाहर जाया करते तो मनोज उसको लोगों से अपनी बेटी या फिर भांजी कह के इंट्रोड्यूस करवाता था, जबकि थी वो उसकी वाइफ। और वो इस वजह से नहीं बताता था क्योंकि उसके और सरस्वती के बीच में एज गैप था। वो 56 साल का था और सरस्वती 32 साल की, और इन लोगों ने बिना किसी को बताए हुए ये शादी की थी और अकेले इस फ्लैट में रहते थे। मनोज ने इसी फ्लैट रूम नंबर 704 में अपनी वाइफ सरस्वती को मार दिया, और मारने के बाद उसके बॉडी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे करने की एक आम इंसान दूर दूर तक नहीं सोच सकता। उसने किया ये कि अपनी वाइफ को मारने के बाद उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए और उन सारे टुकड़ों को कुकर, गैस और तवे पर सेकना चालू किया। और जब वो देखने लगा कि वो तवे मेल्ट हो गया यानी कि गल गए हैं, तो उसको बाथरूम एंड नाली में लिया के बहाने लगा। और जब वो देखा कि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसने अपनी वाइफ के बॉडी के और भी छोटे छोटे टुकड़े किए और उन सारे टुकड़ों को थैली में डाल करके अपने साथ ले गया और बाहर ले आकर के कुत्तों को खिला दिया बिना किसी को पता लगे हुए। और कुत्तों को खिला दिया अपने ही वाइफ के। कैन यू इमेजिन, एक इंसान जिसने अपने ही हाथों से अपनी वाइफ को मारा और उसके बाद उसके बॉडी को ले आके अपने ही हाथों से कुत्तों खिला रहा है, वो वाइफ जिसके साथ वो 8 साल लगभग रहा है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको क्राइम से जुड़ी ऐसी ही ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर हफ्ते इसी तरीके की एक रियल क्राइम से जुड़ी ट्रू स्टोरी लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इन लोगों के बारे में कुछ बातें बता दूं, जैसे कि ये लोग कौन थे और क्या किया करते थे। मनोज सेन एक अनाथ थे जिनके माता पिता कई साल पहले गुजर गए थे, और ये अहमदनगर के रहने वाले थे। ये पढ़ने लिखने में एक काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे जिन्होंने ITI यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से टेक्नीशियन का कोर्स किया था। और वो करने के बाद ये मुंबई आ गए जॉब की तलाश में अपने ही फील्ड में। जब उनको उनके फील्ड में कोई जॉब नहीं मिला तो इन्होंने एक बोरीवली में, मुंबई बोरीवली में एक शॉप पे लग गए, राशन की शॉप पे, और वो उसी शॉप पर काम किया करते थे। और वो उसी शॉप पे मिले थे सरस्वती वैद्य से। सरस्वती वैद्य भी अहमदनगर की रहने वाली थी और वो भी एक अनाथ थी। वो अहमदनगर के ही एक ऑर्फनेज यानी कि अनाथालय में भरी हुई थी। वो पढ़ने लिखने में कुछ खास नहीं थी शुरू से ही, और वो मुंबई एक काम के सिलसिले में आई थी। काम के सिलसिले में नहीं, काम ही के लिए आई थी, जहाँ वो मिलती है मनोज सेन से उसके शॉप में। जब वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उन लोगों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है, जैसे कि वो दोनों एक जगह के रहने वाले हैं और दोनों ही के माता पिता नहीं हैं। सरस्वती वैद्या को मनोज अच्छा लगता है और वो रोज़ाना उससे मिलने आया करती थी। अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं और मनोज सेन एंड सरस्वती सोचते हैं कि वो दोनों लिव इन में रहेंगे। वो लोग मुंबई में ही एक फ्लैट जिसका मैंने नंबर बताया वहाँ स्टार्ट करते हैं रहना। मनोज सेन जिस फ्लोर पे रहते थे उस फ्लोर पर उनके अलावा भी 3 और कमरे थे। कमरा नंबर 701, 702, 703 और इनका था 704, जिनमें ये रहा करते थे पहले, लेकिन अब से सरस्वती वैद्य भी। ये लोग 3 साल तक काफ़ी अच्छे से रहे। फिर एक दिन उनके एक पड़ोसी जिनका नाम सोमेश श्रीवास्तव होता है, उनको चूहे की मरने की बात आती है, जैसी बात आती है। वो अपने पूरे रूम में देखते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि शायद आपके घर से बदबू आ रही है, पर वो लोग भी देखते हैं उन लोगों के घर में भी कुछ मरा हुआ नहीं होता है। फिर वो लोग देखते हैं कि उनके सामने वाले रूम जिनका नंबर 704 है उससे आ रही है। सोमेश जाते हैं और उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं। वो कहते हैं कि शायद आपके घर में कोई चूहा हुआ मर गया है, आप देख लीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और ये आज से नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा यहाँ पे मिलते नहीं हैं। तो मनोज कहते हैं कि मैं आ करके देखूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक ज़रूरी काम है और मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मैं जब आऊँगा तो देखूंगा। मनोज ने ये कह करके अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। तो सुमेश ने उसके घर का दरवाज़ा दोबारा खटखटाने के लिए हाथ उठाया था कि तभी उसने देखा कि उसको उसके घर के अंदर से परफ्यूम छींटने की स्मेल और खुशबू दोनों ही आ रही है। जो भी बदबू आ रही थी वो खुशबू में बदल गई। तो सुमेश को यह बात बहुत अजीब लगी कि जब उसको मालूम है कि उसके घर से बदबू आ रही है तो उसको वो ढूंढना चाहिए कि वो बदबू कहाँ से आ रही है और किस वजह से आ रही है, ना ही कि उसको उस बदबू को दबाना चाहिए। तो बात उसको बहुत अजीब लगी
और उस समय उसको लगा कि शायद इसने भी अपनी पत्नी का तो कत्ल नहीं कर दिया। और ये बात इसके दिमाग में इस वजह से आई क्योंकि उस समय कुछ घटनाएं हुई थी, जैसे कि एक बहुत ही फेमस किस्सा था आफ्ताब और श्रद्धा का, जिसमें लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का बॉडी पार्ट काट करके फ्रीज में डाल दिया था और उसके बाद उसकी बॉडी को फेंका करता था। ये सारी बातें उसको मालूम थी, तो उसको भी लगा कि कुछ दिनों से यहाँ से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तभी वो गया वापस, तो उसने देखा कि मनोज भी अपने घर से बाहर निकला और उसके हाथ में 2 थैली थे और वो बाहर निकल गया। तो सुमेश ने देखा कि उसका चेहरे पे भी घबराहट थी। तो ये बातें हैं ना उसको बहुत अजीब लगी। तो उसने सोसाइटी के सारे लोगों को बताया कि ऐसा ऐसा बात है और इसके आदमी के घर से बहुत दिनों से स्मेल आ रही है और इसकी वाइफ भी कई दिनों से दिखाई नहीं दी है। तो उन्होंने उसी वक्त पुलिस को बुलाया। तो 7 जून 2023 को पड़ोसी पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है तो देखती है कि मनोज के रूम के ऊपर ताला लगा हुआ है। तो पुलिस पड़ोसियों को गवाह में रखते हुए उसके रूम का ताला तोड़ देते हैं। जब ताला तोड़ के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि रूम तो एकदम साफ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है। फिर थोड़ा आगे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उसके पास एक बोर्ड है लिखने पढ़ने वाला। और थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं किचन के ऊपर तवे में कुछ मांस के बूटी रखे हुए हैं और वो बुरी तरीके से जले हुए हैं। और उसी के बगल में एक कुकर है जिसके अंदर उबले हुए पानी और उसके साथ भी बहुत सारे बूटी पड़े हुए हैं, बूटी, और वो भी खौल रहे हैं। और नीचे देखती है पुलिस तो देखती है 2 बाल्टी है जिसके अंदर मांस के टुकड़े काट काट के रखे गए हैं और वो इतने सारे मांस के टुकड़े हैं जिससे बाल्टीन भरने को आ गई है और उसका पूरा बाल्टीन का रंग बदल चुका है। उसी के बगल में एक टब था और उस टब में 2 थाई रखे हुए थे, इंसानी मांस के टुकड़े के थाई। तो सारे सिस्टम को देख करके पुलिस को यही लगा कि वहाँ पर कत्ल तो हुआ है और वो सारी चीज़ गवाही दे रहे थे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि ये किसी लेडी का है या फिर किसी मैन का। ये इतनी बुरी तरीके से हुआ था। सो पुलिस छानबीन करती है तो देखती है कि उनको बेड के नीचे से एक चोटी मिलती है और वो चोटी देखने के बाद ये तो पता चल जाता है कि ये सारी बॉडी एक लेडी की है। और ये भी मालूम पड़ जाता है कि उसके रूम के अंदर कौन रहता है, कहा कि उसके पड़ोसी बताते हैं। तभी उतने ये सब पुलिस ऊपर में लगे हुए थे कि तभी नीचे से मनोज आता है। उसको पता नहीं होता कि ऊपर क्या चल रहा है। वो जब लिफ्ट की ओर बढ़ता है तभी उसको पता चलता है कि पुलिस आ गई है। तभी उसका मकान मालिक उसको देख लेता है और उसके साथ पुलिस का एक गार्ड खड़ा हुआ था। तो वो उसको पकड़ता है, मनोज को, उसको पकड़ के पुलिस के पास लेके जाता है उसी रूम में जिसमें मनोज था। और उसके रूम में ले आने के बाद बाकी सारे लोगों को बाहर निकाल दिया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है और तब वो बताना स्टार्ट करता है एकदम दिल दहला देने वाली स्टोरी। सो पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने अपनी वाइफ सरस्वती को क्यों मारा। तो मनोज ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से हम लोगों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे थे छोटी छोटी बातों को लेकर के। इसी से तंग आकर के उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया और उसकी बॉडी को देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। इसी वजह से मैंने उसके बॉडी को ठिकाने लगाने की सोची और इसी वजह से मैंने उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बॉडी को मैंने तेज़ाब में डाल के गलाने की कोशिश की। उसके बाद से जो बॉडी गल जाते थे उसको मैं बाथरूम के रास्ते फ्लैश कर देता और जो बचते थे उसको गर्म पानी में खौला करके और भी उसको नाली में बहा के आ जाता और सुबह सुबह कुछ बॉडी के हिस्से को काट करके मैं कुत्तों को खिला देता। इसी तरीके से मैंने उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोची और इसी वजह से मैंने उसको मारा। सो पुलिस को उसकी इस स्टोरी पर यकीन नहीं हुआ। फिर पुलिस को 8 तारीख को उसकी कस्टडी मिल गई और कस्टडी में आने के बाद पुलिस ने उससे दोबारा पूछा कि देखो अब तुम हमारे कस्टडी में आ गए हो तो जो भी बताना है तमीज़ से साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने क्यों मारा। तब उसने रियल स्टोरी बताना स्टार्ट किया। सो उसने कहा कि मैं सरस्वती को 2008 से ही जानता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। फिर एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे ब्लड चढ़ाया गया और जब मैं ठीक हो गया तो वापस आया तो मैं कुछ दिनों बाद फिर से मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। तो मैं वापस गया और मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे जो ब्लड चढ़ाया गया था वो HIV पॉजिटिव था और उसके वजह से वो बीमारी मेरे अंदर भी आ गई है। तो मेरी तबीयत ख़राब सी रहने लगी। तो मैंने अपना एक फ्लैट जिसमें मैं रहता था मेरा खुद का, उसको मैंने किराए पे दे दिया और मैं इस फ्लैट नंबर 704 में आके रहने लगा। और उसके बाद से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहने लगी। उसके बाद मैंने सरस्वती से मैरिज कर लिया और सरस्वती को भी इसी फ्लैट में ले आया। और कुछ दिनों बाद मैं जिस शॉप में काम करता था उसका लाइसेंस ख़त्म हो गया। इसी वजह से वो शॉप बंद हो गया और मेरी नौकरी चली गई। तो मैं बेरोज़गार हो गया था और मैं इधर उधर डोला करता था और इसी वजह से सरस्वती को
मुझ पे शक हो गया कि शायद मैं किसी और लड़कियों से भी बात करता हूँ। सो जब मैंने शक हो गया तो हम दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे और इसी से तंग आकर के मैंने सरस्वती को चाकू मार दिया। और चाकू मारने के बाद उसके बॉडी के साथ क्या क्या ठिकाने लगाने के लिए वो तो आप लोगों के सामने ही है। सो इसने पुलिस को तो बयान दे दिया, लेकिन पुलिस को भी मालूम था कि ये कोर्ट में जाने के बाद इस बयान से मुकर सकता है। ये कह सकता है कि मुझे टॉर्चर करके ये सारे बयान निकलवाए गए हैं और पुलिस को उसके खिलाफ सबूत जमा करना था। पर कैसे? अगर उसने चाकू भी मारा है तो पहले उस बॉडी के इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं कि ये पता लगाना इम्पॉसिबल है कि किस जगह पे चाकू लगा है। और अगर जहर खाया है तब भी पता लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसने उसका आधा धड़ तो पहले ही फेंक दिया है। सो उस समय तो इसके खिलाफ कुछ ख़ास सबूत नहीं मिले थे। सो ठीक है, ये आज की वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको क्राइम से जुड़ी ऐसी ही ट्रू स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हर हफ्ते एक इसी तरीके की क्राइम से जुड़ी ट्रू स्टोरी लाता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब द चैनल। आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।